किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, यदि आप धान की खेती करते हैं, आपने धान लगाई है तो आप एकदम सही जगह हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम धान के लिए प्रॉपर फर्टिलाइजर शेड्यूल आपको बताने वाले हैं। धान की रोपाई से लेकर धान की कटाई तक आपको कब क्या डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, कितने दिन की फसल पे डालना है, यानी कि प्रॉपर फर्टिलाइजर शेड्यूल आपको देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, धान के अंदर जो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, धान के अंदर जो खादों का मैनेजमेंट है, यानी कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, वो धान की उपज को 40 से 60% तक प्रभावित करता है। जी हाँ, यानी कि अगर आप धान की फसल के अंदर जो आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है वो अच्छा ना हो तो आपकी उपज आधी रह सकती है, और यदि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छा हो, यानी कि सही समय पर सही मात्रा में आपने खाद दिया, तो आपकी वही उपज डबल हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं IRRI, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या हम बात करें FAO की, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इनके आधार पे मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर शेड्यूल बताने वाला हूं आपकी धान की फसल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसल डोज की। हालांकि ज्यादातर किसान भाई बुआई कर चुके होंगे, यानी कि धान की ऑलरेडी रोपाई कर चुके हैं। कुछ किसान भाई कर रहे होंगे, कुछ करने वाले हैं। तो देखिए, बेसल डोज को फिर भी आप समझ लीजिएगा, एक बार आगे के लिए काम आएगी, और बेसल डोज के हिसाब से ही आगे के जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है वो डिपेंड करेगा। तो इसलिए आपको वो भी समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हम बेसल डोज की बात करें, यानी कि खेत की तैयारी के समय आपको कौन कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना है। उसके लिए सबसे पहले आपको डीएपी लेना है। डीएपी जो लेना है वो लेना है आपको 50 से 60 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए। देखिए, जो भी मैं आपको डोज बता रहा हूँ वो 1 एकड़ की डोज यहाँ पे बताऊंगा। तो 50 से 60 किलोग्राम आपको डीएपी डालना है। साथ में आपको हमें एमओपी लेना है, यानी कि पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास हमें लेना है। वो आपको इसके अंदर ऐड करना है 20 से 25 किलोग्राम, वो आप डीएपी के साथ मिक्स करेंगे। साथ में देखिए, यदि आपकी मिट्टी के अंदर जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट भी आप 10 किलोग्राम डाल लेंगे बेसल डोज में। देखिए, जिंक इसलिए जरूरी हो जाता है कि जिंक की कमी होने से हमारे पौधे में, यानी कि हमारी फसल में खैरा रोग आता है। अगर जिंक की कमी हो जाए तो खैरा रोग आएगा, और जो एक खतरनाक रोग होता है जो उत्पादन में बहुत गिरावट ला सकता है, और ज्यादातर मिट्टी के अंदर जिंक की कमी देखी जाती है। तो इसलिए जिंक सल्फेट आप अगर मिट्टी में कम है, आपको लग रहा है, तो बेसल डोज में ऐड कर लीजिए, और नहीं प्रॉपर है तो कोई जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ हमारा आता है बोरोन। बोरोन के लिए आप बोरेक्स पाउडर ले सकते हैं, वो भी आप 2 kg डाल लीजिए। बोरोन भी बहुत जरूरी होता है, बोरोन की कमी भी देखी जाती है धान के अंदर, और बोरोन जो है दानों के भरने में बहुत उपयोगी होता है, अच्छी फसल की ग्रोथ में बहुत उपयोगी होता है। तो ये आपको जो मैंने 4 फर्टिलाइजर बताए मिक्स करके बेसल डोज में खेत की तैयारी के समय डाल देने हैं। उसके साथ साथ जो एक बहुत जरूरी है वो है हमारी गोबर की खाद। देखिए, गोबर की खाद भी आपको हर साल कम से कम 1 से 2 टन आपको डालनी चाहिए 1 एकड़ के अंदर। अब यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे किसान भाइयों के पास गोबर की खाद ना हो, तो उनको क्या करना है। देखिए, या तो गोबर की खाद डालिए, नहीं तो आपको क्या करना चाहिए कि आप खेत के अंदर जब भी आपकी गेहूं की कटाई हो जाती है, उसके बाद हमें एक महीने का, लगभग 1-1.5 महीने का समय मिल जाता है, हमारा खेत खाली रहता है। तो गेहूं की कटाई के तुरंत बाद आप खेत में जो हमारा ढैंचा आता है, ढैंचा बिखेर दीजिए, उसको उगाइए। वो 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाता है। उसके बाद उसको कल्टीवेट कर दीजिए और आप धान लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आपकी खेत में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का, यानी कि जो कार्बन है उसको इंक्रीज करने का, और जो ढैंचा होता है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करता है, यानी कि ऑर्गेनिकली आपकी जमीन के अंदर नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ती है, और जो हमारी धान की फसल है उसको अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो इससे नाइट्रोजन की पूर्ति ऑर्गेनिकली हो जाएगी बहुत अच्छी मात्रा में आपकी फसल के में, और आपकी फसल आपको अच्छी देखने को मिलेगी। साथ में ढैंचा उगाने से आपके खेत के अंदर खरपतवारों की समस्या भी कम आपको देखने को मिलेगी। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, ढैंचा के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको
पीएसबी बैक्टीरिया का उपयोग भी जरूर करना है, क्योंकि हम डीएपी जो डालते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा भूमि में फिक्स हो जाता है, जो हमारी मिट्टी को कठोर करता है और हमारे पौधे को कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए आप जो पीएसबी बैक्टीरिया आते हैं, किसी भी कंपनी का ले लें, इफ्को का ले लें, कोई भी कंपनी का ले लें, पीएसबी बैक्टीरिया आधा लीटर लें, उसको 50 से लेकर 100 केजी गोबर की खाद जो भी अवेलेबल हो 50 केजी में, या केंचुआ खाद में 50 किलोग्राम में आप मिक्स करें और 1 एकड़ खेत में खेत की तैयारी के समय ही उसे भी डाल दें बेसल डोज में। अगर बेसल डोज में पीएसबी बैक्टीरिया नहीं आपने दिया है तो आप रोपाई के बाद पानी के साथ भी आधा लीटर 1 लीटर चला सकते हैं, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर गोबर की खाद डाल रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है ढैंचा या पीएसबी बैक्टीरिया की, और गोबर की खाद नहीं डाल रहे हैं तो ढैंचा उगाएं, साथ में पीएसबी बैक्टीरिया उपयोग करें, और बाकी जो मैंने रासायनिक फर्टिलाइजर बताए बेसल डोज के लिए उन्हें एज इट इज आप डाल दें। तो अब बात करते हैं रोपाई के बाद। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद आपको अपने खेत के अंदर 25 से 30 किलोग्राम यूरिया डालना है, मात्र यूरिया डालना है। कितना? 25 से 30 किलोग्राम रोपाई के 10 से 15 दिन बाद आप डाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे रोपाई के 30 से 35 दिन की अवस्था पे। रोपाई के 30 से 35 दिन की अवस्था पे आपको फिर से यूरिया लेना है, 20 से 25 किलोग्राम यूरिया लेना है इस बार। साथ में अगर आपने देखिए बेसल डोज में पोटेशियम नहीं डाला, यानी कि एमओपी नहीं डाला है, तो यहां पे आपको एमओपी ले लेना चाहिए, वो 15 किलोग्राम आप ले सकते हैं यूरिया के साथ। तो अगर एमओपी डाला है तो फिर एमओपी नहीं डालना है। तो देखिए अगर ऊपर एमओपी नहीं डाला है तो यूरिया एमओपी मिक्स करके डाल दीजिए, और साथ में एक माइक्रोन्यूट्रेंट भी कोई दानेदार ले सकते हैं 30 से 35 दिन की अवस्था पे, यानी कि कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट जो दानेदार, जिसमें पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रेंट सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति करता हो, उन तीनों का मिश्रण बना के डाल दीजिए 30 से 35 दिन की अवस्था पे। लेकिन अगर आपने पोटास पहले डाला है और पहले आपने जैसे जिंक सल्फेट नहीं डाला है जो हमने बेसल डोज में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पोटास अगर आपने पहले डाल दिया है एमओपी बेसल डोज में, तो यहाँ पे एमओपी को हटा देना है। यूरिया की मात्रा उतनी ही रखनी है हमें 20 किलोग्राम के आसपास, 20 से 25 किलोग्राम। साथ में हमें क्या लेना है, हमें जो जिंक सल्फेट आता है वो आप ले सकते हैं 8 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए, प्लस इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए, और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट भी डाल सकते हैं 5 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए, और साथ में जो माइक्रोन्यूट्रेंट फर्टिलाइजर कोई भी दानेदार वो ले लीजिए। इन चारों का मिश्रण बनाइए और 30 से 35 दिन की अवस्था पे डाल दीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सारे न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाएगी। अब चलते हैं हम 55 से 60 दिन की अवस्था पे। जब आपकी फसल 55 से 60 दिन की हो जाती है धान की, तो उसमें केवल आपको 10 से 15 किलोग्राम आपको यूरिया डाल देना है, बाकी कुछ नहीं डालना है। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना है। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति होगी। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हमने यूरिया को कई भाग में डिवाइड कर करके थोड़ा थोड़ा दिया है। उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, जब हम किसान भाई यही गलती सबसे ज्यादा करते हैं। हम क्या करते हैं, यूरिया को एक साथ दे देते हैं। मान लीजिए 50 केजी यूरिया देना है, हमने 60 केजी देना है, जो भी देना है एक साथ 1 एकड़ में हमने डाल दिया। ये बहुत बड़ा लॉस का कारण बनता है, क्योंकि देखिए ज्यादा यूरिया एक साथ देने से एक तो यूरिया की घुलनशीलता ज्यादा होती है पानी के अंदर, जिससे यूरिया ज्यादा उसका हिस्सा लीच कर जाता है और पौधे को कम मिल पाता है। दूसरा, एक साथ यूरिया देने से पौधे को भी कभी ज्यादा मिल जाएगा, यानी कि जरूरत से ज्यादा मिलेगा पौधे को लिए एक शॉर्ट पीरियड के लिए। तो ज्यादा यूरिया एकदम मिलने से एक तो कीटों व रोगों की समस्या आपके खेत के अंदर बढ़ेगी और आपकी फसल तेजी से बढ़ेगी, जिससे फसल कमजोर होगी। ज्यादा फसल की हाइट बढ़ने से फसल कमजोर होती है, दाने कम भरते हैं, फसल गिर भी सकती है, कीट व रोगों का खतरा भी आपकी धान की फसल के अंदर ज्यादा होगा। तो इसलिए जरूरी है यूरिया को हम इतने भागों में, जैसे मैंने बताया, डिवाइड करके दें। और यहाँ पे कोशिश करें कि आप यूरिया जो ले रहे हो नीम कोटेड यूरिया लें। नीम कोटेड यूरिया हमें साधारण यूरिया से बेटर रिजल्ट देता है, तो उसको इस तरीके से यदि आप डालेंगे तो प्रॉपर मात्रा में यूरिया की पूर्ति होगी, फसल के अंदर कीट व रोगों की समस्या कम होगी और आपको एक बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ये जो फर्टिलाइजर शेड्यूल है मैंने आपको बताया, आप इसको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपको बेहतर उत्पादन मिलेगा और सभी पोषक तत्व आपकी धान की फसल के अंदर पूरे हो जाएंगे।
अब देखिए, यदि आप जो मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताए जैसे जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आप इनको नहीं डाल रहे हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट आप नहीं दे रहे हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व आप नहीं दे रहे हैं, केवल जो मैंने बताया यूरिया आप डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं, उसी तरीके से डाल रहे हैं जो मैंने बताया। और आप चाहते हैं कि आप केवल स्प्रे से पूरा करना चाहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट को, क्योंकि स्प्रे से कम मात्रा लगेगी, कम खर्चा आएगा, लेकिन स्प्रे करेंगे तो थोड़ा मेहनत का आपका खर्चा आएगा। तो प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे धान की फसल के लिए, जिससे आप प्रॉपर शेड्यूल अपनाकर, स्प्रे अपनाकर धान के अंदर सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों को पूरा कर लें। कितने दिन की अवस्था में कौन कौन सा खाद कितनी मात्रा में घोलकर आपको देना है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। देखिए, उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक भी कर लें। देखिए, हमारे चैनल पे हमने देखा है 80 से 85% जो किसान हैं वो वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, वीडियो बनाता हूं, आपका एक सब्सक्राइब जरूर चाहिए मुझे, जो आप फ्री में कर देंगे। केवल आपको एक बटन दबाना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी धान के किसान हैं उनके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।